सो गाइज यू वेलकम्ड वंस अगेन। हमने पिछली वीडियो में डिकम्पोजिशन भी पूरा पढ़ लिया था, बट वी आर वंस अगेन गोइंग टू रिव्यू द डिकम्पोजिशन कि यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवॉर्म। ये हमने पढ़ लिया था। मेन क्या था, डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो डेफिनेशंस हैं उन पर थोड़ा स्ट्रेस करना रह गया था कि अगर डेफिनेशंस आ गई तो आपको लिखना क्या है। डिकम्पोजर्स they break down the complex organic matter into the inorganic substances like carbon dioxide, सब कुछ। तो सीधी सी बात है, अगर डेफिनेशन है व्हाट इज डिकम्पोजिशन, तो द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस into inorganic substances like CO2, water, nutrients is known as decomposition. The dead plants, remains, leaves, bark, flowers, ये सब कुछ क्या है, detritus है, रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। सो जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, सबसे पहली चीज़ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता है ब्रेकिंग डाउन detritus into smaller parts is known as फ्रेगमेंटेशन। और ये करता कौन है? डेट्रीवोर्स, अर्थवॉर्म करता है ये काम। लीचिंग क्या होता है? बाय प्रोसेस ऑफ लीचिंग जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो हमारा काम क्या था, डिकम्पोजिशन होता क्या, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। अब ये जो इनऑर्गेनिक है ये वाटर में प्रेसिपिटेट, मतलब सॉइल में जो है प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। इसका नाम से पता लग रहा है कि लीचिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर वो अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में जाके बैठ रहा है तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसके बाद हमें पढ़ना था कैटाबोलिज्म क्या होता है। सिंपली कैटाबोलिज्म इतना ही है कि जो भी एंजाइम्स हैं हमारे, वो डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे होता है कि हम अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल जा रहे हैं तो कैटाबोलिज्म है, और अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं तो वो एनाबॉलिज्म है। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ही मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहले हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग हो गई, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म भी हो गया कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स हैं वो डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को जो है वो कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर डेट्रीवोर्स करें डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन तो वो फ्रेगमेंटेशन होता है, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो काम फंगल एंजाइम्स या बैक्टीरियल एंजाइम्स करते हैं वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही फाइनल के करीब स्टेप होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं। और ये ज़्यादा सिंपलर पार्ट्स में तोड़ते हैं ना, ये भी फ़र्क है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो सारे स्टेप्स हमने बताए थे ऊपर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। सब कुछ एक के बाद एक ऐसे चलता रहता है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो हैं अक्कर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन लेट्स to the accumulation of, humification is just the accumulation of humus, and humus is a dark colored amorphous substance जिस पे कोई भी माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो सकता है, एंड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोज हो सकता है। वो तो समझ में आ ही रहा है कि अगर उस पर कोई माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो सकता, इसका सीधा साधा मतलब यही है कि इसकी जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत ही स्लो होगी। राइट नाउ बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, ये हमने ऊपर क्या बोला कि वो एमॉर्फस है, और अब बोल रहे हैं कि कोलॉइड है नेचर में, तो इससे इट इज़ सर्विंग एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। राइट, इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल। सो दिस ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेड, मतलब जब तक ह्यूमिफिकेशन हुई है तब तक हमें कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो उस ह्यूमस के अंदर हैं। अभी तक हम मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, वो कब करेंगे? मिनरलाइजेशन में। हर एक प्रोसेस अपने नाम से आपको बता रहा है कि मैं ये करता हूँ। ठीक है,
ह्यूमिफिकेशन में सीधा सा था कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर था वो टूटा और किस में कन्वर्ट हो गया, एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस में, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन एंड इट अंडरगोज डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। सिर्फ 2 बातें बता दी ह्यूमस के बारे में। अब बोला कि वो कोलॉइडल होता है नेचर में, इसीलिए क्या रिजर्वायर है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब ये जो ह्यूमस है उसको फर्दर जो माइक्रोब्स हैं वो डिग्रेड कर देते हैं और क्या रिलीज करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमारी काम की चीज़ें हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। तो अब याद रखना ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, इन दोनों प्रोसेस में काफ़ी फ़र्क है। हमारे मतलब का काम मिनरलाइजेशन है। सो डिकम्पोजिशन, अरे साफ पता लग रहा है आपको कि ये एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। कैटाबोलिज्म में तो वैसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो तोड़ना है। सो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। ये हमने पहले ही डील कर ली थी ये बातें अच्छे से, कि डेट्राइटस के केमिकल कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। लिग्निन काइटिन रिच हुआ तो ज़्यादा टाइम लेगा, वहीं अगर शुगर्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हुए तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ये पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेट अगर वार्म मॉइस्ट हुआ तो ज़्यादा जल्दी होगी, और अगर लो टेम्परेचर, और ये शब्द जो है एनारोबाइसिस, ये हुआ तो डिकम्पोजिशन जो है वो धीरे धीरे होगा, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो अभी तक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा पिछले वाले का रिवीजन था। 6:30 पे मैं पहला रिवीजन एंड कर रही हूँ और अब 6:40 समथिंग मैं शुरू कर रही हूँ एनर्जी फ्लो। सो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन ही है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। सो जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से नियरली लेस देन 50% ही ऐसी है जो कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PAR। पार तो सिर्फ 50% ही पड़ाती है, बाकी की तो हमारे लिए फोटोसिंथेटिकली एक्टिव ही नहीं है। सो वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स बोल दो या प्लांट्स बोल दो, बात तो एक ही है, बात एक नहीं है। बिकॉज जो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर सबसे पहले तो आते हैं आपके प्लांट्स और दूसरे आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सन की रेडिएंट एनर्जी को फिक्स करते हैं टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक। सो जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ 2 to 10% ही कैप्चर करते हैं इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द लिविंग वर्ल्ड। और इसी छोटी सी एनर्जी पे ही सारे जो दुनिया है वो चलती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लोज थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर, किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है हमेशा एनर्जी का, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स देन टू कंज्यूमर्स। सो इन दिस इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है और ये सब कुछ। मेन हमारा काम ये याद रखना है कि जो भी रेडिएशन सन से आती है उसमें से 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है और प्लांट्स उसका सिर्फ 2 to 10% कैप्चर करते हैं। Further, ecosystems are not exempt from second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require. ये भी बात सही बोली है। To counteract the universal tendency toward increasing disorderliness. So जो ग्रीन प्लांट है एक इकोसिस्टम में, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं। लाइकवाइज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, एल्गे हो गया, हाइयर प्लांट्स हो गया, ये सब होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। So you have read about the food chains and webs that exist in nature. So starting from the plants or producers, जो food chain या rather webs जो होती हैं, they are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn is food for another. ठीक है, जो chain है या जो web है, it is formed because of this interdependency. No energy that is trapped into an organism remains in it for forever, right? The energy trapped by the producer hence is either passed on to a consumer or the organism dies. दो ही चीज़ें हो सकती हैं।
सो जो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन या डेट्राइटस फूड वेब। ओके, सो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड नीड्स के लिए। सो दे आर हेंस कॉल्ड द कंज्यूमर्स, ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं इन्हें। सो इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। और अगर वो किसी ऐसे एनिमल को खा रहे हैं विच इन टर्न ईट्स द प्लांट्स या और देयर प्रोड्यूस, तो वो उन्हें फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। सो लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स टू। ऑब्वियसली जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमेशा हर्बीवोर ही होगा। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर, इंसेक्ट्स हर्बीवोर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होते हैं हर्बीवोर्स? मॉलस्क्स। ये बात थोड़ी सी खटकने वाली है, याद रखने वाली है कि मॉलस्क्स हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। और ये इंसेक्ट वाली बात भी नहीं बचेगी आपके कि इंसेक्ट जो हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। सो क्योंकि हमने चींटियों को देखा है कि वो कार्निवोर्स को भी मतलब वो खा सकती है। ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि इंसेक्ट्स और मॉलस्क्स, इंसेक्ट्स किस में? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मोलस्क किस में? एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं। सो द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवर्स बोलते हैं इन्हें। दो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बट कार्निवोर की बात करें तो प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। ओके, सो एक सिंपल सी ग्रेजिंग फूड चेन बनाई है। ग्रास को गोट ने खाया और गोट को मैन ने खा लिया। सो ग्रास इज द प्रोड्यूसर है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर और मैन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। सो जो डेट्राइटस फूड चेन है वो शुरू कब होती है? जब डेड ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो, और इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर, जो कि कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली फंजाई और बैक्टीरिया ही होते हैं। सो दे मीट द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर और द डेट्राइटस। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक है लेकिन सेप्रोट्रॉफ्स हैं। कि सारे हेटेरोट्रॉफिक्स जो हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स नहीं होते, लेकिन सारे सेप्रोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो सेप्रो मीन्स टू डिकम्पोज, और डिकम्पोजर्स जो हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, विच जो हमने पढ़ा था बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो है सिक्रीट करते हैं, दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम। तो पहले उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम का एक्शन किस पे होता है? जो भी हमारा डेट्राइटस है उस पर जाके एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो वो जो डेड और वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच इज़ सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम। पहले ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में तोड़ लेते हैं और फिर उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो जीएफसी है, जीएफसी यानी कि क्या? जीएफसी क्या है? In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow for the energy flow. As against this, in the terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain and through the GFC. Detritus food chain is DFC. What is GFC? सी एक्वेटिक इकोसिस्टम में डीएफसी नहीं बल्कि जीएफसी जो है वो मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में कौन है? डीएफसी। डिट्राइटस फूड चेन में भी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट ओके, जीएफसी इज द ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक सिस्टम जो होगा उनमें ग्रेजिंग फूड चेन जो है इट इज़ अ मेजर कंड्यूट फॉर द एनर्जी फ्लो। लेकिन टेरेस्ट्रियल में detritus food chain is a means larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the grazing food chain. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organism of detritus food chain are prey
to the grazing food chain animals. So as and in a natural ecosystem some animals like cockroaches, crows, ये क्या होते हैं, omnivores होते हैं. So these natural interconnections of food chains make it a food web. इसके बाद एक घटिया सा क्वेश्चन पूछा हुआ है that how would you classify human beings. कुछ नहीं, omnivores होते हैं वो. Organisms they occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. So based on the sources of their nutrition of food, organism जो है वो एक specific place occupy करता है हमारी food chain में, जिसको हम बोलते हैं trophic level. प्रोड्यूसर्स दे ऑलवेज बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोर्स हमेशा सेकंड पे और कार्निवोरस जो है सेकेंडरी कंज्यूमर वो थर्ड पे आते हैं. ठीक है, तो मेन बात ये है कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इट डाइज then it is converted into detritus or dead biomass, which serves as an energy source for the decomposers and the organisms at each trophic level. It depend on those. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड. सो हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है उसका एक सर्टेन मास होता है ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप क्या लिखोगे, दैट एट ईच ट्रॉफिक लेवल every living material has a certain mass and this mass is known as the standing crop. The standing crop is measured as the mass of the living organisms, that is the biomass or the number in a unit area. So the biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. The measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. Why is the measurement of biomass in terms of dry weight more accurate? बिकॉज आई थिंक आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ सॉइल पे उस पर डिपेंड करता है. सॉइल्स अलग अलग तरह की होती है. अब अगर आप गार्डन सॉइल लें, क्लेई सॉइल लें या फिर तीसरी सैंड सॉइल ले लें तो उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है. अब आपको ऐसा लगेगा कि गार्डन सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा बायोमास है उसका एज़ कम्पेयर टू आप उतने ही मास की अगर सैंड सॉइल ले लो. बट एक्चुअली जब आप उसका स्टैंडिंग क्रॉप देखेंगे तो वो आपको ऐसे नहीं पता लगेगा. जब आप उन दोनों को हीट करेंगे चाइना डिश में तो यू विल सी कि जो गार्डन सॉइल है इट gets reduced to its weight and it loses 10 grams easily, you know. So the weight, if you in the starting you took 50 grams of the sand soil and 50 grams of the garden soil, then after heating you will have something, you know, 47 grams of sand soil and just 40 grams of garden soil. So whatever you thought in the starting that garden soil is having more biomass, you are incorrect. So this was the reason why measurement of biomass should be in terms of dry weight. Okay, so the number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energies follows the 10% law. You can be asked what is the 10% laws, elaborate. So only 10%, the answer is that only 10% of the energy is transferred to each trophical level from lower trophic level. Okay, so in nature it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. So do you think there is any such limitation in a detritus food chain? Basically the heat, the sun is giving the heat. Some means the radiations that are coming from the sun, some of them they are escaped as heat and the other 50% are available for the plants, and out of that 50 only 2 to 10% is absorbed by the plants, the first trophic level producers, the plants. Then 10% is wasted as heat once again, and the remaining is 90% is wasted as heat and only 10% is passed on to the second trophic level, which are the primary consumer or herbivores. Now anything can happen. अगर इसकी अभी डेथ हो जाती है, अगर प्लांट की अभी डेथ हो जाती है तो ये सीधा हमारा डेट्राइटस के पास चला जाएगा.
मतलब डेट्रीवोर्स जो हैं उनके पास चली जाएगी और ये फूड चेन यहीं ख़त्म हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा और फिर फोर्थ पे जाएगा। ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि 10% लॉ फॉलो हो रहा होता है। So, with the grace of God, we are here on the ecological pyramids. But before starting this, I remember मैंने बीच में एक टेबल स्किप कर दिया था, जो कि हमारा ये वाला टेबल था। इसमें सिंपल ये है कि एक ट्री है वो सॉइल के अंदर ग्रो करेगा और उससे एक जो लीफ है वो आकर ग्राउंड पे गिर जाएगी। सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स और बाकी के एनिमल्स खा लेंगे। न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द फूड वेब। ठीक है। नाउ सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। अब दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये अंदर जाके ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना दे, हो सकता है कि जो लीव्स हैं पार्शली कंज्यूम्ड बाय कंपोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। तो ऐसा होने पे क्या होगा? फर्दर डिकम्पोजिशन होगा इनका। कौन करेगा? अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई जो भी है, इनका डिकम्पोजिशन करके फाइनली तो बननी ऑर्गेनिक रिच सॉइल ही है और वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल हमारा ट्री वापस से यूटिलाइज कर सकता है। सो नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट विद द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच आई थिंक वर हेयर। Yes. So, you must be familiar with the shape of a pyramid. The base of the pyramid is broad and it's narrow down at the apex. One get a similar shape whether you express the food or energy relationship between the organism at different trophic level. Thus, the relationship is expressed in the terms of number, biomass या energy. किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The base represent the producers or the first trophic level, while at the apex represent the tertiary or top level consumers. So, the three ecological pyramids that are usually studied are the pyramid of number, the pyramid of biomass, and the pyramid of energy. Okay. सो 14.4 में ABCD में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर आ गए हैं। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इंडिविजुअल्स। 10% लॉ फॉलो हो रहा है। So this is the pyramid of number in a grassland ecosystem that only 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on the production of nearly 6 million plants. Now the trophic level, अगर मैं बात करूँ बायोमास की, तो बायोमास में भी ऐसा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। बायोमास पहले बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो कम 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 इतना कम होता जा रहा है। ठीक है, ड्राई वेट इनका। थर्ड है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो ये बायोमास का ही पिरामिड है, बट जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका बायोमास बहुत ही कम होता है, जबकि जो जूप्लैंक्टन है उनका मतलब प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसका प्राइमरी कंज्यूमर के कंपैरेटिवली बायोमास थोड़ा सा कम है। जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका जो बायोमास है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन। इसके अलावा ये एक आइडियल पिरामिड है एनर्जी का। ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू NPP। ठीक है। इसके अलावा एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट द बायोमास और द नंबर, एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट biomass or numbers has to include all the organism at that trophic level. No generalizations we make will be true if we take only a few individual at any trophic level into account. Also a given organism जो है वो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है साइमल्टेनियसली। ये बहुत ही ईजी पॉइंट था। One must remember that the trophic level represent a functional group. Functional level, एक ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट अ स्पीशीज एज सच। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। जो एक गिवन स्पीशीज है वो a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example,
एक स्पैरो है, एक प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो सीड खाती है, फ्रूट खाती है, पीस खाती है, लेकिन जब वो इंसेक्ट या वर्म्स खाती है तो वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर का काम करती है. सो कैन यू वर्क आउट हाउ मैनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बींग्स फंक्शन एट इन अ फूड चेन? ऑब्वियसली होते तो ज़्यादा ही हैं, बट फिर भी हम एज अ जब हर्बीवोर की तरह खा रहे होते हैं तो हम अलग ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, और अगर हम कार्निवोर की तरह खा रहे होते हैं तो हम अलग ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं. सो देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन. If you were count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Okay, नंबर का पिरामिड कैसा होगा कि ट्री तो एक है और इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं. Now add an estimate to the number of small birds depending on the insect, also the number of larger birds eating the smaller. So शेप ड्रॉ करिए. शेप क्या होगा? The pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. क्योंकि फिशेस का बायोमास जो है फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो पिरामिड है बायोमास का सी के अंदर वो इन्वर्टेड होता है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. एनर्जी का हमेशा ही लॉस ही होता है. इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप. सो ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इट इंडिकेट्स the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. However, there are certain limitations. ये बहुत ही important है. However, there are certain limitations of ecological pyramid such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level. ये limitation है pyramid की कि एक स्पीशीज को एक ही बारी एक ही ट्रॉफिक लेवल में कंसीडर करता है. इट एज्यूम्स एक सिंपल फूड चेन को कंसीडरेशन में लेकर चलता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट, क्योंकि सिंपल फूड चेन्स होती ही नहीं है, right? So it does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem. So आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो ये बताओ इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं, फिर कितने टाइप्स के होते हैं. तो मैंने आपको बताया बायोमास का होता है, नंबर का होता है, और तीसरा क्या होता है आपका, एक तो होता है बायोमास का, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. एनर्जी वाला तो फिक्स है कि एनर्जी का तो सेम ही आएगा, नंबर बायोमास चेंज हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको बायोमास का फिशेस का एग्जांपल दिया था, नंबर चेंज हो सकता है, जैसे वो ट्री वाला एग्जांपल था वो नंबर का एग्जांपल था. ठीक है, तो ये तो पहली इसकी लिमिटेशन होगी किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड की, कि सबसे पहले कि ये एक सिंपल फूड चेन को एज्यूम करके चलता है, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. एंड सेकेंड थिंग, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब. फूड वेब को तो एकोमोडेट करता ही नहीं है, वो उसके अंदर ही आ गया, इसी पॉइंट के अंदर ही. मोरोवर सबसे गलत बात यह है कि सेप्रोफाइट्स को इसने कहीं भी जगह नहीं दी है, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम. सो मेनली दो ही डिसएडवांटेजेस हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स यूज़ करने के. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि कौन सी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, कौन सी आपकी जो पियोनियर कम्युनिटी कौन सी वाली होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी होती है ना. तो इसलिए हमारा एक टॉपिक ये पड़ा है अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला. उसके बाद सक्सेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ना है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. इकोसिस्टम पहले कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, फिर फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो आराम से हो जाएंगी. वो सिर्फ डेटा है विच यू हैव टू क्रैम. समझने वाली चीज़ सिर्फ ये तो साइकिल है, कार्बन और फॉस्फोरस, क्योंकि आप नाइट्रोजन और वाटर साइकिल तो आराम से कर ही लेते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल भी कुछ खास नहीं है, वो भी सिर्फ नॉर्मल ही है. मेन ये है आपका, एक तो सक्सेशन इन प्लांट्स में हाइड्रार्च सक्सेशन, ज़िरार्च सक्सेशन क्या होता है, पियोनियर स्पीशीज़ क्या होती है, और आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है. तो थोड़ा सा इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कंपैरेटिवली. और उसके अलावा जो आपको लास्ट वाला पार्ट था जिसमें फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल आएंगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो इन द नेक्स्ट
discussion, we will discuss about the ecological succession. So we have completed our 30 minutes once again. So I hope this helped you, and if you have any kind of doubts, do ask our teachers, or otherwise do put in the comment section. If I am capable of solving this, I'll surely do help you. Okay, so thank you so much for watching this video.